लेरेंजाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैरिंग्स या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स। ये स्पेशली चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। तो आइए देखते हैं एक्चुअल में लैरिंग्स जो है वो प्रेजेंट कहाँ होता है। तो ये नेक के अपर पोर्शन में, ये नेक है हमारा, इसके अपर पोर्शन में होता है हमारा लैरिंग्स, और ये वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ पे जो हमारा फेरिंग्स है वो विंड पाइप और ईसोफेगस में बाइफरकेट करती है। तो ये हमारा फेरिंग्स है, ये विंड पाइप हो गया, ये ईसोफेगस हो गया, तो यहाँ पे लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो आइए देखते हैं लैरिंग्स का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। तो लैरिंग्स का फंक्शन होता है ब्रीदिंग, यानी कि ये फैसिलिटेट करती है ब्रीदिंग फिनोमिना को। सेकंड है स्वेलिंग ऑफ फूड, यानी कि ये प्रिवेंट करती है फूड को कि वो विंड पाइप में ना जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लॉटिस होता है वो बंद हो जाता है ताकि फूड जो है वो सिर्फ ईसोफेगस में जाए। थर्ड है हमारा साउंड प्रोड्यूस, यानी विंड जो लैरिंग्स होता है उसमें होते हैं वोकल कॉर्ड्स जो कि साउंड प्रोड्यूस में हेल्प करते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन व्यू लें तो हमें ये दिखेगा, ये है हमारा लैरिंग्स, इसमें होते हैं ये मेम्ब्रेनस वोकल कॉर्ड जो कि ओपन और क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से इनमें वाइब्रेशन होता है, एयर प्रेशर बिल्डअप होता है और जिसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। अगर हम लैरिंग्स के सेल को, यानी इस वाले एरिया के सेल को जूम आउट करें तो हमें क्या दिखेगा, तो हमें दिखेगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर। ये है हमारा लैरिंग्स का स्ट्रक्चर और सेल्स। तो ये जो यहाँ पे ब्लू कलर का सेल दिख रहा है इसको बोलेंगे हम गॉबलेट सेल। ये हो गया हमारा गॉबलेट सेल। फंक्शन क्या होता है गॉबलेट सेल का, ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और जो म्यूकस जो होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, जो भी डेब्रीज होती है, फॉरेन बॉडीज़ होती है, उनको रिमूव आउट करता है फ्रॉम आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर है हमारा ये म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है गॉबलेट सेल। सेकेंड है ये जो कॉलम शेप के सेल हैं इनको बोलते हैं कॉलमिनार एपिथेलियम सेल। कॉलमिनार सेल होते हैं, इनमें छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि मूव आउट करते हैं फॉरेन पार्टिकल को थ्रू कफ। तो ये हो गया हमारा सेल, लैरिंग्स का सेल। अब हम पढ़ते हैं कि लेरेंजाइटिस कितनी टाइप के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट मीन्स जैसे नाम सजेस्टेड है 3 वीक से लेस देन होगा कोई इन्फेक्शन तो वो लेरेंजाइटिस का एक्यूट कंडीशन होगा, और अगर 3 वीक से ज़्यादा होगा तो वो हमारा क्रॉनिक कंडीशन होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट कंडीशन, देन हम क्रॉनिक पे जाएंगे। एक्यूट में आते हैं हमारे वायरस एंड बैक्टीरिया, यानी लेरेंजाइटिस वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरसेस। तो इसमें सबसे पहला वायरस है राइनो वायरस। राइनो वायरस वो ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि कॉमन कोल्ड भी करता है। तो कॉमन कोल्ड की वजह से हमें लेरेंजाइटिस भी हो सकता है। तो राइनो वायरस हो गया, देन कोरोना वायरस जो कि लेरेंजाइटिस करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये पूरी वायरस की कैटेगरी होगी जो कि लेरेंजाइटिस करते हैं। सेकंड है हमारा बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो लेरेंजाइटिस करते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस के जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे लेरेंजाइटिस करते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि लेरेंजाइटिस करता है। देन हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये निमोनिया भी करता है एज वेल एज लेरेंजाइटिस भी करता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया हो गया जो कि लेरेंजाइटिस करता है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा क्या करता है, वो लेरेंजाइटिस भी करता है और एपिग्लॉटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिग्लॉटिस ये भी करता है। ये करता है लैरिंग से थोड़ा अप मूव हो जाता है, ऊपर की साइड जाता है जहाँ पे ग्लॉटिस मिलता है इसको, और वो उसको इन्फ्लेमेट करता है। तो ये हो गया हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। अगर बैक्टीरिया और वायरस दोनों इन्फेक्शन है पेशेंट में तो वो सुपर इन्फेक्शन होता है। यूजुअली सबसे पहले वायरसेस अटैक करते हैं, देन बैक्टीरिया आता है, यानी कि पहले वायरल इन्फेक्शन होता है देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आइए जानते हैं एक्यूट लेरेंजाइटिस में एक्चुअल में होता क्या है। तो ये है हमारे लैरिंग्स के सेल, ये है हमारा कॉलमिनार एपिथेलियल सेल जिसमें सीलिया है, ये है हमारा गॉबलेट सेल और ये म्यूकस प्रोडक्शन होता है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो गॉबलेट सेल है
ये एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं, यानी जब इन्फ्लेमेशन होता है लैरिंग्स में तो जो गॉबलेट सेल है वो एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन करेंगे। तो ये हमारा एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है थ्रू गॉबलेट सेल। इसकी वजह से क्या होगा, जो एयरवे है वो ऑक्लूड हो जाएगा, यानी कंजेशन ऑफ एयरवे होगा। यानी जो एयरवे है जो कि अब पहले बहुत अच्छे से क्लियर था, अब उसमें म्यूकस की लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कंजेशन हो जाएगा। जब कंजेशन होगा तो इम्यून सेल्स आएंगे, लाइक ये वाले इम्यून सेल्स हैं, ये आएंगे और वहाँ पे इकट्ठा होंगे और क्या करेंगे, केमिकल रिलीज़ करेंगे। तो कौन कौन से इम्यून सेल्स होते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, ये इम्यून सेल्स होते हैं जो कि केमिकल रिलीज़ करते हैं। कौन से केमिकल्स, वो होते हैं हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। इनमें ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स भी होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन या पेन करते हैं। इसी के साथ साथ स्वेलिंग भी होती है। अब पेन और स्वेलिंग होगी लैरिंग्स में तो क्या होगा, हमारे जो वोकल कॉर्ड है वो अच्छे से वाइब्रेट नहीं करेंगे और उसकी वजह से हॉर्स वॉइस होगी या डिस्फोनिया होगा, यानी हमारी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं होगी। तो ये है हमारा पूरा, इसको हम पैथोफिजियोलॉजी से भी समझ सकते हैं। हम पढ़ते हैं क्रॉनिक लेरेंजाइटिस, वो किस किस चीज़ों की वजह से होता है। तो ये बहुत इतना कॉमन नहीं होता। मोस्ट कॉमन होता है एक्यूट लेरेंजाइटिस, ये लेस कॉमन होता है। यूजुअली होता किस चीज़ों की वजह से है, एलर्जीज़ की वजह से। लाइक कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, मेडिसिन से एलर्जी होती है, तो उस केस में उन पर्सन में लेरेंजाइटिस होता है। सेकेंड है क्रॉनिक एक्सपोजर टू इरिटेंट, ऐसे इरिटेंट लाइक स्मोकिंग करते हैं तो स्मोक जो है वो किसी पर्सन के लिए इरिटेंट जैसा काम कर सकता है, वो उनके लैरिंग्स को इरिटेट कर सकता है और लेरेंजाइटिस कर सकता है। देन रिफ्लेक्स लेरेंजाइटिस, इसमें क्या होता है, हमारा जो स्टमक का कंटेंट होता है वो ईसोफेगस के थ्रू लैरिंग्स में आता है और उसकी सेल को इरिटेट करता है और लेरेंजाइटिस करता है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लक्स लेरेंजाइटिस। देन आता है हमारा ओवर यूज़ ऑफ द वॉइस, कोई पर्सन चिल्ला रहा है, बहुत टाइम से चिल्ला रहा है, या फिर जो सिंगर होते हैं वो कैरियोके करते हैं, गाना गाते हैं बहुत टाइम तक, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक गाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्यूट प्लस क्रॉनिक दोनों कंडीशन डेवलप हो सकती है, डिपेंड कर। फिर हम पढ़ते हैं एक्यूट, जो क्रॉनिक लेरेंजाइटिस होता है एक्चुअल में उसमें क्या होता है। एक्यूट का हमने पढ़ लिया है कि उसमें एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन हुआ, कंजेशन हुआ, देन इम्यून सेल आए, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और हॉर्स वॉइस हो गई। क्रॉनिक लेरेंजाइटिस में क्या होगा, डिस्प्लेजिया होगा, डिस्प्लेजिया नहीं, यानी कॉलमनर सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरे सेल में। क्यों कन्वर्ट हुए, क्योंकि वो जो स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट था उससे खुद को बचाना था, यानी स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट से अडेप्ट होना था, इस वजह से डिस्प्लेजिया हुआ। यानी कि जो कॉलमनर सेल हैं वो कन्वर्ट हो गए स्क्वामस एपिथेलियल सेल में। तो उन्होंने सेल ने जो है स्ट्रेस से बचने के लिए अडेप्ट कर लिया, स्क्वामस एपिथेलियल सेल बन गए। अब क्या होगा कि अब हमें पता है कहीं भी हमारे बॉडी में डिस्प्लेजिया होता है तो वो कैंसर का एक कॉज होता है। तो अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, यानी ये कंडीशंस, ये स्ट्रेस हटाए नहीं गए, तो पेशेंट को या पर्सन को लेरेंजियल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स। लेरेंजाइटिस के क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला है हॉर्स वॉइस, यानी डिस्फोनिया हुआ। डिस्फोनिया क्यों हुआ, क्योंकि जो लैरिंग्स के सेल हैं वो इन्फ्लेमेशन हुआ, उनमें स्वेलिंग हुई तो डिस्फोनिया हुआ। देन कफ क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है। देन डिस्फेजिया, यानी डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, क्यों, क्योंकि लैरिंग्स के सेल जो है वो स्वेल हो चुके हैं, तो हम कुछ भी चीज़ swallow कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेस भी कम हो रहा है और हमें पेन भी हो रहा है। फोर्थ है हमारा डिस्पनिया, अब हमारा वो जो ओपनिंग था वो नैरो हो गया क्योंकि उसमें स्वेलिंग आ गई, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा, इन डिस्पनिया भी होगा। अफोनिया, कभी कभी रेयर कंडीशन में होता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस भी होती है इन पेशेंट में, तो अफोनिया वाली कंडीशन जनरेट हो जाती है अगर ट्रीट नहीं किया गया तो। फीवर, अब स्वेलिंग हुई है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन हुआ है तो फीवर भी आएगा। देन सोर थ्रोट, यानी कि पेन होगा, गले में कुछ फंसा हुआ फील होगा, तो वो हमारे सोर थ्रोट में आ जाता है। तो ये सिम्टम्स हैं। तो कुछ मेनली सिम्टम्स को हम याद कर सकते हैं 3D से। 3D कौन से, एक हो गया हमारा 3D का डिस्फेजिया, एक हो गया हमारा डिस्पनिया और एक हो गया हमारा डिस्फोनिया। तो डिस्फेजिया, डिस्फोनिया एंड डिस्पनिया, ये 3D हो गए हमारे सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस पे। तो लेरेंजाइटिस के डायग्नोसिस होते क्या हैं,
तो सबसे पहला होता है कि सिम्टम, जो भी हमें सिम्टम दिख रहा है उसके बेस पे हम डायग्नोस करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं उन पेशेंट का। सिम्टम्स क्या होगा, अभी हमने पढ़ा, हॉर्स वॉइस होगी, कफ होगा, डिस्फेजिया होगा, डिस्पनिया होगा, फोनिया, फीवर, सो थ्रोट, ये सब सिम्टम्स हो गए। देन सीबीसी, जब हम उनका सीबीसी करते हैं यानी ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें जो डब्ल्यूबीसी के काउंट है वो इंक्रीज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम पे इन्फ्लेमेटरी जो सेल है वो केमिकल सिक्रीट करते हैं। लेरेंजियोस्कोपी, लेरेंजियोस्कोपी ये एक मेथड होता है जिसमें हम एक डिवाइस, ये जो डिवाइस दिख रहा है आपको, ये लेरेंजियोस्कोप है। इसमें इस एंड पे होता है कैमरा और पेशेंट के फारिंग से लेके लैरिंग तक डालते हैं और फिर हम विजुअलाइज करते हैं उस एरिया को इस कैमरे के थ्रू। और अगर ज़्यादा रेयर कंडीशन होती है, लाइक क्रॉनिक कंडीशन होगी, तो हम उसका बायोप्सी लेंगे। देन मेथड को यूज़ करते हैं लेरेंजियल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। अगर कोई पेशेंट है जिसको क्रॉनिक लेरेंजाइटिस है तो ये लेरेंजियोस्कोपी मैंडेटरी होता है करना। अब आते हैं हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में। मेडिकल मैनेजमेंट में कुछ थेरेपीज़ होती है जो पेशेंट को दी जाती हैं ताकि वो उस कंडीशन से सही हो पाए। तो फर्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक थेरेपी। इसमें हम जो भी पेशेंट को इन्फेक्शन है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, जैसे एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन अच्छी एंटीबायोटिक है, एरिथ्रोमाइसिन, ये देते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी पेशेंट को ताकि वो बैक्टीरिया से रिड हो पाए। देन सेकेंड है कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। ये इन्फ्लेमेशन के लिए देते हैं, क्योंकि लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है तो इसके लिए हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, जिसमें आता है प्रेडिनोसोलिन। थर्ड है हमारा एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। पेशेंट को फीवर है तो एंटीपायरेटिक देंगे, प्लस पेन भी है तो एनाल्जेसिक देंगे। इसमें आएगा एसिटामिनोफेन देते हैं, एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीपायरेटिक। फिर हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, इसमें जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स मेडिकेशन होती हैं हमें उनको नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से होगा रिफ्लेक्स लेरेंजाइटिस, जो कि हमने पहले पढ़ा था। यानी एसिड स्टमक का जो कंटेंट है वो ईसोफेगस के थ्रू फेरिंग्स में आएगा, लैरिंग्स में आएगा, देन फेरिंग्स में आएगा और वो अल्टीमेटली डैमेज करेगा लैरिंग्स के सेल को। तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए। लेरेंजाइटिस के नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, तो नर्सिंग मैनेजमेंट स्टेप वाइज होते हैं। लाइक अब लेरेंजाइटिस है तो पेशेंट जो है वो कुछ भी चीज़ खा नहीं पा रहा है क्योंकि उसके नेक में पेन है और स्वेलिंग है। तो इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि वो ऐसे केमिकल्स और एलर्जेंस अवॉइड करे जिसकी वजह से उसको और पेन हो रहा है या एलर्जीज हो रही हैं। सेकेंड है हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लें, क्योंकि पेशेंट को डिस्फेजिया है तो उसकी बॉडी में फ्लूइड का जो अमाउंट है वो कम हो सकता है, तो पेशेंट फ्लूइड डेफिशिएंट भी हो सकता है। देन इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि स्मोक ना करे, क्योंकि स्मोकिंग में केमिकल होते हैं जो कि इरिटेट करते हैं हमारे लैरिंग्स के सेल को। देन प्रोवाइड करेंगे स्टीम इनहेलेशन थेरेपी ताकि पेशेंट के जो इन्फ्लेमेशन है वो प्रिवेंट हो सके, वहाँ पे वेसोडाइलेशन हो सके और जो स्वेलिंग है वो ठीक हो सके। प्रोवाइड करेंगे नेज़ल डिकंजेशन फूड देने से पहले, ताकि पेशेंट जो है वो अच्छे से फूड को स्वेलो कर पाए। देन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, नर्सिंग डायग्नोसिस हमेशा जो है वो पूछा जाता है। तो फर्स्ट है हमारा पेशेंट को स्वेलिंग है, पेन है नेक एरिया में, तो इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन होगा। क्यों? रिलेटेड टू वोकल कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी। सेकेंड है हमारा ऑल्टर्ड न्यूट्रिशन पैटर्न, क्योंकि पेशेंट अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा है, अच्छे से फ्लूइड नहीं इनटेक कर पा रहा है, तो ऑल्टर्ड न्यूट्रिशन पैटर्न रिलेटेड टू वोकल कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी। देन ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, पेशेंट को डिस्पनिया हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिसीज़ कंडीशन। डिसीज़ कंडीशन क्या है, हमारा लेरेंजाइटिस है। देन पेशेंट फ्लूइड डाइट अच्छे से नहीं ले पा रहा है तो पेशेंट के चांसेस हैं कि वो फ्लूइड डेफिशिएंट हो, तो यहाँ पे होगा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू इडीमा। तो ये हमारे हो गए नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इस तरह से हमने लेरेंजाइटिस का पूरा लेक्चर ख़त्म कर दिया है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।